Assalamualaikum students. So today we are going to discuss the very basics of ecology and freshwater. Today we will discuss the life forms that live in the freshwater bodies. So, well, we have already discussed that the freshwater ecology is also known as limnology. So you can see the definition of limnology here. So, freshwater ecology is the study of a freshwater ecosystem, or also termed as limnology. ठीक है? And freshwater ecology is a specialized subcategory of the overall study of organisms and environment. Freshwater ecosystems are a subset of Earth's aquatic ecosystem. ठीक है? अर्थ के ऊपर जितने भी आपके इक्वेटिक इकोसिस्टम हैं उसमें हमने जो है वो एक सबसेट है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, उसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपके लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स एंड वेटलैंड्स वगैरह शामिल हैं। Okay, so freshwater habitats can be classified by different factors, including temperature, light penetration, transparency. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को भी हमने जो है वो मज़ीद डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है, इनको नेम दिए गए हैं। किन बुनियादों पर, किन फैक्टर्स पर? वो फैक्टर टेम्परेचर हो सकता है, वो फैक्टर लाइट पेनिट्रेशन हो सकती है कि पानी में जो सूरज की रोशनी है वो कहाँ तक पेनिट्रेट करती है, कहाँ तक जा रही है। ट्रांसपेरेंसी हो सकता है कि वो वाटर कितना क्लियर है, कितना क्लियर नहीं है, कितना टर्बिड है, कितना टर्बिड नहीं है। ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी बुनियादों पर हम फ्रेश वाटर को मज़ीद कैटेगराइज करते हैं, मज़ीद क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा जो है फ्रेश वाटर ecosystem can also be divided into lentic ecosystem and lotic ecosystem. ठीक है? फ्रेश वाटर को ब्रॉडली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि लेंटिक और दूसरी होती है लॉटिक। तो लेंटिक हैबिटाट्स क्या होते हैं? लेंटिक जो है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कौन से होते हैं? काम फ्रेश वाटर हैबिटाट और स्टैंडिंग वाटर। ठीक है? ठहरा हुआ पानी जो होता है, खड़ा हुआ, ठहरा हुआ, स्टिल वाटर, वो आपका लेंटिक हैबिटाट या लेंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है? refers to standing or relatively still water from the Latin word lentus, यानी लातीनी जबान का वर्ड है lentus, जिसके मीनिंग्स होते हैं sluggish, इससे निकला है यानी ठहरा हुआ, रुका हुआ। तो जो ठहरी हुई बॉडीज होती है फ्रेश वाटर बॉडीज, वो आपके लेंटिक हैबिटाट में आ जाती है या लेंटिक फ्रेश वाटर हैबिटाट में आ जाती है। इसी तरह एक कैटेगरी है लॉटिक हैबिटाट। लॉटिक का मतलब होता है वॉश्ड और रनिंग वाटर। ठीक है? ये लातीनी जबान के वर्ड लॉटस से निकला है, टू वॉश। ये वो पानी होता है जो बहता हुआ होता है, फ्लोइंग होता है, रनिंग वाटर होता है। तो मीठा पानी दो तरीके का हो सकता है, या तो वो रुका हुआ होगा या तो वो बहता हुआ होगा। रुका हुआ होगा तो वो लेंटिक कहलाएगा, और रनिंग होगा, बहता हुआ पानी होगा, फ्लोइंग होगा, तो वो आपका लॉटिक कहलाएगा। ठीक है? तो ये लेंटिक हैबिटाट में अगर देखें तो लेक्स, झीलें, लेक का पानी, झीलों का पानी ठहरा हुआ होता है। हल्का फुल्का वो जो चल रहा होता है वो हवा की वजह से हो सकता है, लेकिन वो बहता हुआ पानी नहीं होता। ये आप अच्छी तरह से विटनेस कर सकते हैं, आपको पता है, बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है? लेक्स जो है होती क्या है बेसिकली, ये एक लेक है। लेक इज अ बॉडी ऑफ relatively still fresh water of considerable size localized in a basin that is surrounded by land. जो लेक के चारों तरफ जो है, हर तरफ क्या होती है? ज़मीन होती है,
और बीच में एक बेसिन बना हुआ होता है, वो बेसिन पानी से भरा होता है और उसे हम लेक कहते हैं। लेक बहुत बड़ी बड़ी से लेकर छोटी छोटी भी हो सकती है। लेक बिल्कुल उसके लेक का बिल्कुल ऑपोजिट देखें, लैंड फॉर्म वाइज अगर देखें तो आइलैंड, आइलैंड क्या होता है कि जमीन का एक टुकड़ा होता है और उसके चारों तरफ या हर तरफ आपके पानी होता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेक है कि थोड़ा सा पानी होता है बीच में और हर तरफ जो है वो लैंड होती है। Another lactic habitat is pond. Pond तालाब, इसका भी आपको पता है अच्छे से, बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर आइदर नेचुरल और मैन मेड। अच्छा, पॉन्ड्स में ये है कि ये तो कुदरती तालाब भी होते हैं और पॉन्ड्स मैन मेड भी होते हैं, यानी लोग भी इनको बनाते हैं। आर्टिफिशियल मैन मेड तालाब भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आप किसी पार्क, किसी जू, किसी गार्डन में चले जाएं तो भी आपको पॉन्ड एक इकोसिस्टम मिल जाएगा। उसी हिसाब से वहाँ पर वेजिटेशन भी होती है और वहाँ की स्पीशीज जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी इकोलॉजी है वहाँ की, इकोसिस्टम है, वो बन जाता है वहाँ पर। वंस के पॉन्ड आ गया फिर उस हिसाब से वहाँ हर चीज़ आ जाती है। पॉन्ड्स आर यूजुअली स्मॉलर देन अ लेक। पॉन्ड्स छोटे होते हैं, लेक बहुत बड़ी होती है उसकी मुनासिबत से। स्वाम्प क्या है? स्वाम्प एक वेटलैंड है जो कि एक जिसमें फॉरेस्ट होता है, यानी ये देखें ये एक वेट लैंड है, ठीक है, और इस वेट लैंड की ये टाइप जो है वो स्वाम्प है और ये पानी है सारा कुछ, और इसमें देखें आप एक घना जंगल देख सकते हैं, तो ये एक वेटलैंड कहलाती है और वेटलैंड में भी स्वाम्प कहलाता है। ये भी ठहरा हुआ पानी है, पानी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, इसमें आपको बहाव नजर नहीं आ रहा। बॉग भी एक वेटलैंड है, ठीक है। बॉग एक अलग तरह की वेटलैंड है। ये देखें गीला वेट लैंड है, बेसिकली वेट है लैंड विच इज वेट। तो लेकिन ये चूंकि फॉरेस्टेड नहीं है तो इसको हम स्वाम्प नहीं कहेंगे, ये है बॉग, इसका नाम होगा बॉग। बॉग क्या होती है स्टूडेंट? बॉग वो वेटलैंड होती है जिसके अंदर ये इस तरह का मटेरियल बहुत होता है, यानी मिट्टी जैसा लग रहा होता है, इसमें झाड़ियाँ बहुत होती है। ये मटेरियल कहलाता है पीट, PEAT, पीट। पीट बेसिकली क्या होता है? इट्स अ डिपॉजिट ऑफ डेड प्लांट मटेरियल। ज़्यादातर मॉसेस होते हैं ये, और मॉसेस में भी ज़्यादातर जो स्पीशीज पाई जाती होती है स्फैग्नम मॉस, ठीक है। तो इनकी बड़ी जो है वो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, ये अपना माहौल में बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार अदा करते हैं। जो पीट है बेसिकली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम भी होता है। मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टूडेंट्स ये प्रोसेस होता है कि एटमॉस्फेयर में भी जितना कार्बन है उसको जो एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन के अंदर, जो स्टोर किया जाता है कुदरती तौर पर, वो सीक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। और पीट बेसिकली कार्बन सिंक होता है, यानी हवा में मौजूद जितना भी कार्बन है उसमें से बहुत सारा पोर्शन जो पीट के अंदर डूबा हुआ होता है, सिंक होता है, दफन होता है, ठीक है। तो ये जो पीट है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, कार्बन की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मौजूद है, तो माहौल को भी कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में पीट का जो है वो अच्छा खासा किरदार होता है। तो वो वेटलैंड जहाँ पर पीट हो और जहाँ फॉरेस्ट ना हो वो बॉग कहलाती है। स्प्रिंग लॉटिक हैबिटाट में आएगा। चश्मे जो आपके होते हैं वो बहता हुआ पानी होता है, ठीक है। वो आप जो है वो विजुअली विटनेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्प्रिंग इज अ काइंड ऑफ अ फ्रेश वाटर हैबिटाट वेयर वाटर फ्लोज आउट ऑफ द ग्राउंड। लॉटिक हैबिटाट में जो एक और आपका हैबिटाट आता है जिसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, दैट इज रिवर। रिवर जो है स्टूडेंट, इट्स अ बॉडी ऑफ वाटर विद करंट मूविंग इन वन जनरल डायरेक्शन, ठीक है। दरिया बहता हुआ पानी है, एक ही सिमत में रवा दवा होता है और ये रिवर कहलाती है। ये रिवर्स जो हैं वो थोड़े से थिन चैनल्स भी हो सकते हैं और जो है वो वाइड चैनल्स भी हो सकते हैं।
लेकिन ये जो है रिवर एक सिंथ में बह रहा होता है। स्ट्रीम थोड़े से नैरो चैनल्स जो होते हैं बहते हुए पानी के, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर होता है, ये देखें पिक्चर में आप, ये स्ट्रीम्स कहलाती हैं। इन्हें क्रीक भी कहा जाता है, स्ट्रीम्स भी कहा जाता है, क्रीक भी कहा जाता है, इनको ब्रूक्स भी कहा जाता है, आप कुछ भी कह लें, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो ज़्यादातर किसी अपर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ जारी होती है, किसी माउंटेनियस रीजन में ऊपर की तरफ से नीचे की डायरेक्शन में मूव हो रही होती है। अच्छा, ये तो हो गई लैंटिक और लॉटिक की बेसिस पर क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी पानी की क्या पोजीशन है, ठहरा हुआ है या चलता हुआ है, उस बेसिस पर हो गई क्लासिफिकेशन आपकी। देन हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स, वहाँ के इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर डिस्कस करेंगे, जिनके ऊपर आपके बायोटिक फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जिनके ऊपर आपके ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं। उस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जितने भी स्पीशीज जानवरों की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की पाई जाती है, वो सब इन एबायोटिक फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, इन पर मुनहसर करते हैं। इनमें से कुछ ना हो, कम हो, ज्यादा हो, तो फिर वो डायरेक्टली कौन सफर करता है, वहाँ की बायोटिक फैक्टर्स, वहाँ की लाइफ सफर करती है। तो ये एबायोटिक फैक्टर्स में जो है वो एक लाइट है, ठीक है। लाइट की बेसिस पर भी आप डिवीजन करते हैं अपने फ्रेश वाटर हैबिटाट्स की। न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बताते हैं फ्रेश वाटर हैबिटाट कैसा है, कैसा नहीं है, और न्यूट्रिएंट्स बताते हैं कि वहाँ किस तरह की स्पीशीज पाई जाएगी और किस तरह की नहीं पाई जाएगी। सिमिलरली ऑक्सीजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ मुनहसर कर रही होती है। पीएच उस वाटर की, उस वाटर का टेम्परेचर और उस वाटर की टर्बुलेंस, ये तमाम एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो के वेरी करते हैं हर वाटर बॉडी में, हर तरह हर फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम। यानी लेक का एबायोटिक फैक्टर कुछ और होगा, एक झील का लेक में उस लेक की लाइट, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, पीएच, टेम्परेचर, टर्बुलेंस कुछ और होगी। इसी तरह एक स्ट्रीम की लाइट, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, पीएच, टेम्परेचर, टर्बुलेंस ये कुछ और होगी। इसी तरह जो है रिवर की लाइट अलग होगी, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स अलग होंगे, वेरी करेंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वेरी करेगी, पीएच वेरी होगी, टेम्परेचर भी कुछ और हो सकता है और टर्बुलेंस भी कुछ और हो सकती है। लेकिन एबायोटिक फैक्टर्स ही वो हैं जो डिसाइड करते हैं कि वहाँ लाइफ कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इनको आप लिमिटिंग फैक्टर्स भी कह सकते हैं। जाहिर है टेम्परेचर का कम होना, ऑप्टिमम से या ज़्यादा होना, ये लिमिट करेगा वहाँ के इंडिविजुअल्स को, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को, इनके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर की वजह से पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है उस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। वाटर थर्मल प्रॉपर्टीज कंबाइन टू मिनिमाइज टेम्परेचर। अच्छा, पानी की कुछ खसूसियात होती हैं कि पानी एक हद तक जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, ये पानी की यूनिक प्रॉपर्टीज में से एक है। हम वाटर केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पानी की क्या खसूसियात होती हैं। अब ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं जो कि वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो उनके लिए टेम्परेचर की क्या अहमियत है। An organism that can tolerate a wide range of temperatures is called a eurotherm, ठीक है, whilst those with a narrow tolerance range are stenotherms। यानी वो ऑर्गेनिजम्स के अम, जो ज़्यादा रेंज की टेम्परेचर चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें ज़िंदा रह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक का ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको चाहिए अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन अगर पानी का टेम्परेचर 35 हो गया तो फिर क्या होगा। तो यूरोथर्म्स वो होते हैं जो इतने शार्प चेंजेस को भी बर्दाश्त कर जाते हैं, सरवाइव कर सकते हैं।
वाइल्स दोज जो स्टेनोथर्म्स होते हैं वो नहीं कर सकते, उनकी बड़ी छोटी नैरो टॉलरेंस रेंज होती है कि उनको जो है वो बहुत ज़्यादा अगर चेंज हो गया तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत चेंज हो गया 3-4 डिग्रीज का फ़र्क है तो वो शायद कर लें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया तो वो मर जाएंगे या माइग्रेट कर जाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दिस इज़ यूरोथर्म एंड स्टेनोथर्म्स। मिसाल के तौर पर ट्राउट फिश का आपने सुना होगा, ठीक है, एक ठंडे पानी की मछली के नाम से जानी जाती है। Trout have been shown to have the ability to reproduce if the water is between about 3 to 14 degrees Celsius, with optimal growth between 7 to 18 degrees का optimal growth range है, और रिप्रोड्यूस करती है जब 3 से 14 डिग्री के दरमियान ठंडा पानी होता है, टेम्परेचर कम होता है तब 24 डिग्री से ज़्यादा जाएगा और ट्राउट विल बी वेनिश्ड। इतना ज़्यादा टेम्परेचर इनके लिए लीथल है। करंट की बात करें, करंट इज ऑल्सो लिमिटिंग फैक्टर। Current direction is very important limiting factor, largely determine the distribution of vital gases, fuels and small organisms. अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो करंट की वजह से जो है वो एक जगह रुक नहीं पाते हैं, पानी का बहाव जिस तरफ होता है वो उनको वहाँ ले जाता है, तो वो कहीं जगह पर रुककर सरवाइव नहीं कर पाते, उस जगह पर अपना हैबिटाट जो है वो बना नहीं पाते ठीक से। इसी तरह करंट जो है वो भी वो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइटल गैसेस और सॉल्ट्स। ये सारी चीज़ें भी जो है वो करंट की वजह से मुतासिर होती है, कहीं ज़्यादा करंट हो गया तो वो जगह से गैसेस और पानी जो है वो सॉल्ट जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इज अनदर लिमिटिंग फैक्टर, यानी पानी कितना शफाफ है। अच्छा, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म एक ट्रांसपेरेंट वाटर को पसंद करते हैं, साफ शफाफ क्लियर क्रिस्टल वाटर उनको चाहिए होता है, साफ सुथरा पानी चाहिए होता है ताकि वो जो है उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिले और डर्ट ना हो, क्ले डस्ट ना हो, ये सब कुछ ना हो, इस तरह का उनको पानी चाहिए होता है। ऐसा पानी होगा तो ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसा पानी नहीं होगा तो कम ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत ज़्यादा टर्बिड पानी होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा उधर, ठीक है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। टर्बिडिटी स्पेशली व्हेन कॉज्ड बाय क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल्स, ठीक है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं इसकी वजह से टर्बिडिटी हो जाती है, यानी धुंधला धुंधला पानी हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी कैन बी मेजर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल सेकी डिस्क। सेकी डिस्क की आप पिक्चर देख रहे हैं, एक डिस्क है राउंड और इसमें जो है 4 क्वाड्रेंट बने हैं, 2 सफ़ेद है 2 काले हैं, ये इस तरह कुछ है, 30 सेंटीमीटर की भी होती है, 20 सेंटीमीटर की भी होती है। ये इसके साथ एक लाइन अटैच्ड है, या रोप कह लें, रस्सी कह लें, स्ट्रिंग कह लें, ठीक है। ये पानी है, पानी के अंदर डिप है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी मेजर करने अच्छा के लिए एक ये बहुत सादा सा टूल यूज़ किया जाता है। वैसे तो यू हैव इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, लेकिन अगर वैसे ही देखना है तो हैंडी है ये बहुत ज़्यादा, तो आप इससे भी देख सकते हैं कि पानी कितना ट्रांसपेरेंट है या कितना टर्बिड है। बेसिकली होता ये है कि ये इस रोप के साथ ये यहाँ पर एक नॉट बंधी होती है, वो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर की होती है। फिर इस डिस्क को पानी में उतारा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उतारा जाता है, फिर जहाँ से ये डिस्क इनविजिबल हो जाए, यानी अब नज़र ना आ रही हो, वो नोट कर लिया जाता है, रीडिंग नोट कर ली जाती है कि कितने मीटर पर, अब कितना मीटर रस्सी अंदर गई कि अब ये नज़र डिस्क नहीं आ रही, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर दोबारा इस डिस्क को जब ये इनविजिबल हो गई तो फिर दोबारा उस डिस्क को ऊपर उठाया जाता है, वापस रस्सी को ऊपर की तरफ उठाया जाता है, निकाला जाता है पानी से। तो फिर क्या होता है, जहाँ विजिबल होना शुरू होती है ना डिस्क, उस मीटर की रीडिंग भी, कितने मीटर पर रस्सी की कितनी मीटर, रस्सी कितना मीटर या इंचेस, कितना इंचेस अंदर गई या निकली, तो फिर वहाँ पर दोबारा जब वो विजिबल होना शुरू होती है उसकी भी रीडिंग को नोट कर लिया जाए, फिर दोनों का एवरेज ले लिया जाता है। तो इस तरह जो है वो हमें डेप्थ पता चल जाती है कि कितनी डेप्थ वाटर की क्लैरिटी है।
तो ये सेकी डिस्क कहलाती है। बहुत आसान सा मेथड है। इसके अलावा लिमिटिंग फैक्टर्स में आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स में बायोजेनिक सॉल्ट्स हैं, इसके अलावा रेस्पिरेटरी गैसेस है। पानी में सारे ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उन सबको ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है रेस्पिरेशन के लिए। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आर ऑफन लिमिटिंग इन द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर एनिमल लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर फिशेज उतनी ही कम होगी, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म उतने ही कम होंगे। तो एक साफ शफाफ पानी की निशानी ये है कि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, और एक गंदे पानी की निशानी ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स तो उस पानी की पीएच भी बढ़ेगी। कंसंट्रेशन ऑफ बायोजेनिक सॉल्ट्स, नमक उसके अंदर यानी न्यूट्रिएंट्स कितने हैं ये भी बताते हैं कि वहाँ क्या ऑर्गेनिज्म होने चाहिए और किस हद तक होने चाहिए। नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, ठीक है, कैल्शियम, ये सब कुछ जो है वो पानी में मौजूद होता है। लेकिन अगर आसपास कोई फर्टिलाइजेशन हो रही है, क्रॉप्स हैं, तो क्या होता है, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, तो वहाँ से वो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वो सारे रन ऑफ के ज़रिए वॉश होकर बारिशों के पानी के ज़रिए वो आ जाते हैं किसी फ्रेश वाटर बॉडी में। तो ये एक्सेस में जब हो जाए न्यूट्रिएंट्स, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। लिमिट में होने चाहिए, ज़रूरी है पानी में न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर जो है आपकी प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाए तो पानी अब वो पॉल्यूशन की तरफ चला जाता है। न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। द डिजॉल्व्ड मिनरल्स प्रेजेंट विल डिपेंड वेरी मच ऑन द जियोलॉजी ऑफ द लैंड फ्रॉम विच द वाटर इनफ्लोज क्रॉसेस। जियोलॉजी ऑफ द लैंड से ये मुराद है स्टूडेंट कि कौन कौन से पहाड़ों से और लैंडमार्क से होता हुआ वो पानी फ्रेश वाटर बॉडी में आ रहा है। जिस तरह की वहाँ की ज़मीन होगी उस तरह के, जाहिर है उस ज़मीन में जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पानी उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर डिजॉल्व करके लेकर आएगा और लाकर फ्रेश वाटर बॉडी में छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम इज नीडेड फॉर स्केलेटल इशू, सेल वॉल्स एंड शेल्स एंड मॉलस्क। ये तो खैर अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ जो ऑर्गेनिज्म है उनको न्यूट्रिएंट्स किसी ना किसी तरह चाहिए, उनको कैल्शियम भी चाहिए अपनी शेल्स के लिए, और इसके अलावा हड्डियों के लिए, इसके अलावा जो है फॉस्फेट्स चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ये सब कुछ चाहिए इनको, ठीक है। लेकिन एक्सेस जो है वो ठीक नहीं है, लिमिट में चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम नहीं चाहिए। Decomposition releases valuable nutrients and is vital for the recycling of materials within freshwater ecosystem, ठीक है। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट्स ना सिर्फ बाहर से आ रहे हैं रन ऑफ के जरिए, बल्कि पानी के अंदर खुद भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। पानी के अंदर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से। आई होप कि आपने डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी समझा हुआ होगा। हमने जो है वो इकोसिस्टम के लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है स्टूडेंट, जो डेड मटेरियल होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, जब वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है और दोबारा जो है वो डिकम्पोजिशन के नतीजे में दोबारा न्यूट्रिएंट्स उसी में से बनते हैं और वही पानी में ऐड हो जाते हैं और फिर वो कोई और ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर लेता है। तो इस तरह न्यूट्रिएंट्स की क्या हो गई? रिसाइकलिंग हो गई। अच्छा, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड ऑटोक्टोनस मटीरियल्स ऑब्टेन थ्रू रिसाइकलिंग, ठीक है। ऑटोक्टोनस मटीरियल वो होते हैं जो पानी में ही खुद पैदा होते हैं ड्यू टू रिसाइकलिंग, यानी अंदर जो मौजूद डेड ऑर्गेनिज्म से उन्हीं की डिकम्पोजिशन के जरिए से अब ये नए मटेरियल बन गए। एनदर सोर्स इज रन ऑफ, यानी कुछ बाहर से अगर आ रहा है आउटसाइड ऑफ द फ्रेश वाटर बॉडी, रन ऑफ के जरिए आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, यानी अंदर पानी में नहीं बन रहा, बाहर से कहीं से एडिशन हो रही है न्यूट्रिएंट्स की या मटेरियल्स की, तो वो कहलाएगा एलोक्टोनस मटेरियल। बाहर से आ रहे हैं तो एलोक्टोनस, और वहीं बन रहे हैं तो ऑटोक्टोनस, ठीक है।
इसके अलावा एक और जो एबायोटिक फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है, इट्स कॉल्ड लाइट। तो लाइट का एक बहुत बड़ा किरदार होता है पानी में, फ्रेश वाटर बॉडीज में। Light in ponds and lakes. For much of fresh water, the primary source of energy is light. Primary source of energy क्या है? Light है। Light नहीं होगी, photosynthesis नहीं होगी। Photosynthesis नहीं होगी, food नहीं बनेगा। Food नहीं बनेगा तो producer नहीं होगा। Producer produce नहीं करेगा food को तो consumer क्या खाएगा? I hope कि आपने पिछला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया था, तो you know very well what is producer, what is consumer, what is decomposer। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, और ट्रॉफिक लेवल्स अच्छी तरह पढ़े हैं, तो आई वांट गो इन द डिटेल। तो आपको अच्छी तरह पता है कि क्या है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज लाइट। लाइट होगी तो फाइटोप्लैंक्टन यानी दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फ्रेश वाटर बॉडी। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो आपका फूड बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, वो खाना बनाएंगे, तब पूरे फ्रेश वाटर की लाइफ चलेगी। वहाँ की जो है वो फूड वेब और फूड चेन जो है वहाँ की ऐसे ही चलेगी जब आपके पास primary source of energy होगी, which is light. However, the levels of light under water will vary according to many factors. लाइट जो है वो अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। टाइम ऑफ द डे क्या है, दिन का कौन सा वक्त है, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, सीजन कौन सा है, क्लाउडी सीजन है तो लाइट कम आएगी, रेनी सीजन है तो लाइट कम आएगी। ठीक है, डेप्थ कितनी है पानी की, एक सर्टेन डेप्थ तक जाएगी लाइट। टर्बिडिटी कितनी है पानी की, पानी जितना साफ होगा लाइट पेनिट्रेट उतनी अच्छे से करेगी, ज़्यादा पानी गंदा होगा तो लाइट जो है वो अंदर नीचे गहराई में पानी में नहीं जा सकेगी, जिसकी वजह से पानी मुतासिर होगा और वहाँ की इकोलॉजी मुतासिर होगी। अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर, बादल ज़्यादा होंगे तो लाइट कम आएगी। एल्टीट्यूड ऑफ द लेक कितनी ऊंचाई पर बनी हुई है, एल्टीट्यूड क्या है उसका, तो उस हिसाब से लाइट उसमें आएगी। ऑक्सीजन इन पॉन्ड्स एंड लेक्स, द लोअर द टेम्परेचर द हायर द सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये तो एक यूनिवर्सल रूल है, पानी का जो टेम्परेचर जितना कम होगा उसमें उतनी ज़्यादा जो गैसेस होती है वो डिजॉल्व रहती हैं, सैचुरेटेड रहती है। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं पानी का, उसमें से जो है वो गैसेस निकलती चली जाती है। At 5 degrees at a normal air pressure, 1 liter of water contains only 8.9 cc ऑक्सीजन। ठीक है, 5 डिग्री पर 1 लीटर पानी में 8.9 cc ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी। लेकिन अगर वो पानी का टेम्परेचर आप 5 से 20 डिग्री कर दे, उस 1 लीटर पानी का टेम्परेचर 5 से 20 डिग्री कर दे, तो अब वो 8.9 से कितनी रह गई, 6.4 cc। इसी तरह टेम्परेचर जितना बढ़ेगा ऑक्सीजन उतनी कम होगी। इसीलिए जो है आज हमारी जो पानी जो है वाटर बॉडीज है वो सफ़र कर रही हैं, इसीलिए कर रही हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है हवा में। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या हो, टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया है, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया है और उसमें से जो है वो ऑक्सीजन निकलना शुरू हो गई है, कम होना शुरू हो गई है। इसीलिए हमारे समंदरों में मछलियों की आबादी कम होती जा रही है। पीएच का भी ये स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड जितना होगा पीएच आपकी पानी की उतनी कम होती जाएगी और पानी एसिडिक होता जाएगा। जितना ज़्यादा फिर एसिडिक होगा जाहिर है वहाँ की लाइफ के लिए वो सूटेबल नहीं है। कार्बोनिक एसिड कैसे बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, कार्बोनिक एसिड इज द प्रोडक्ट। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है पानी को, लेकिन लिमिट में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए प्लांट्स को, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के अंदर चाहिए, एक्सेस अमाउंट में नहीं चाहिए। एक्सेस अमाउंट जितना भी होगा फिर वो पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देगा और उस पानी की पीएच कम होती जाएगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी।
ठीक है, ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिए ए बायोटिक फैक्टर्स आपके पानी के फ्रेश वाटर बॉडीज के।